सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुबह से 2 इंडियन हाई कमीशन ऑफिसर्स लापता हैं और भारत ने अपने अधिकारियों के लापता होने का मुद्दा पाकिस्तानी सरकार के सामने उठाया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 2 इंडियन हाई कमीशन ऑफिसर्स लापता हुए हैं वे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF से थे और उन्हें इस्लामाबाद में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया में ड्राइवर की ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ये दोनों अधिकारी आज सुबह इंडियन एम्बेसी के स्टाफ को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वे अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि इन दोनों को रास्ते में अपहरण किया गया है और इस अपहरण के पीछे ISI का हाथ हो सकता है और शायद इसके बाद से हिट एंड रन हादसे की कहानी बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया द्वारा कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं जिनमें उनका ये कहना है कि भारत के ये दोनों ऑफिसर्स एक्सीडेंट करके भागे हैं। और आपको ध्यान होगा कि भारत ने भी यहाँ पर नियुक्त पाकिस्तान के 2 हाई कमीशन ऑफिसर्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और फिर इसके बाद पाकिस्तान के इन दोनों ऑफिसर्स को भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किए जाने के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया था। और इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान में काम कर रहे भारतीय राजनीतिक और अन्य स्टाफ मेंबर्स के लिए हालात और भी मुश्किल और खतरनाक होने की आशंका जताई गई थी। और केवल यही नहीं बल्कि इस घटना से पहले इस्लामाबाद में भारत के एक डिप्लोमेट को डराने का मामला भी सामने आया था, जिसमें एक ISI एजेंट ने भारतीय डिप्लोमेट का पीछा किया था और उनकी जासूसी की, जिसके बाद भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया था और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। और अभी अभी आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों इंडियन ऑफिसर्स उनकी कस्टडी में हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों ऑफिसर्स जल्द से जल्द वापस भारत आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑफिसर्स इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर थे, जिस वजह से इनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और पाकिस्तान इन पर भारत भेजने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता है। सिप्री की वर्ष 2020 रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चाइना के पास इस समय करीब 320 के आसपास परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो कि पिछले साल यानी कि 2019 में 290 थे। और खास बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना काफी तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें चाइना जल, थल और आकाश तीनों ही क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली नई न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार कर रहा है। और इसके अलावा चाइना न्यूक्लियर मिसाइल से लैस फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बनाने में जुटा है ताकि उसका न्यूक्लियर ट्राइड पूरा हो सके। और जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास भी इस समय करीब 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर करीब 480 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। हालांकि भारत के न्यूक्लियर वेपन्स में भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले साल जहां भारत के पास टोटल 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स बताए गए थे, तो वहीं इस साल इस रिपोर्ट में ये नंबर 150 तक बताया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि फिर भी भारत के पास चाइना और पाकिस्तान की तुलना में कम न्यूक्लियर वेपन्स है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चाइना अब सार्वजनिक रूप से अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को पहले की तुलना में अब ज्यादा प्रदर्शित करता है, लेकिन वो अपने फोर्स के नंबर्स और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में अभी भी बहुत ही कम जानकारी जारी करता है। और इसके मुताबिक पिछले कुछ समय में भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी अलग अलग तरह की मिसाइल टेस्ट किए जाने की स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन इन दोनों देशों ने भी अपने आर्सेनल्स के स्टेटस और साइज के बारे में बेहद ही कम जानकारी जारी की है। और भारत और पाकिस्तान भी धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर फोर्सेस के साइज और डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। और इसके मुताबिक भारत के न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में सबसे मैच्योर कंपोनेंट में भारत के एयरक्राफ्ट हैं और ऐसा अनुमान है कि करीब 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एयरक्राफ्ट के लिए असाइन किए गए हैं। और जबकि अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बनाने के लिए भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्राइड में नेवल कंपोनेंट्स को विकसित किया है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि आज सोमवार को LAC पर भारत और चाइना के बीच फील्ड कमांडर्स लेवल की मीटिंग आयोजित की गई है और ये मीटिंग 2 अलग अलग जगहों पर की गई थी, जिसमें ब्रिगेडियर और कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कर्नल रैंक के ऑफिसर्स शामिल थे। और इनमें से एक मीटिंग गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर की गई है और जबकि दूसरी पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर। हालांकि ये दोनों ही पेट्रोलिंग पॉइंट वो हैं जहां पर दोनों देशों के सैनिक पहले ही करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। लाइफ फेस की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अगस्त के महीने में HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH के 2 प्रोटोटाइप्स का सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी के लिए फाइनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और अगस्त के महीने में HAL के इन दोनों LUH प्रोटोटाइप्स का ये फाइनल हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल होगा। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने कम से कम 60 LUH हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने की योजना बनाई है और जबकि इंडियन आर्मी की भी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 126 LUH हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने की योजना है।
और इंडियन एयरफोर्स पहले से ही HAL की इस LUH हेलीकॉप्टर से पूरी तरीके से कन्विंस्ड है और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने इसके सर्टिफिकेशन का कार्य भी पूरा किया है और अब इस साल इंडियन आर्मी के साथ भी अगस्त में अपने फाइनल हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स के साथ LUH ऑपरेशनल सर्विसेज के लिए हर तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस साल अगस्त में हिमालय की ऊंचाइयों पर होने वाला ये टेस्ट LUH का दूसरा टेस्ट होगा, क्योंकि पिछले साल सितंबर में भी LUH हेलीकॉप्टर के लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में ट्रायल्स आयोजित किए गए थे, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड है। और इस हेलीकॉप्टर ने इस साल फरवरी में ही अपनी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि IOC सर्टिफिकेशन को प्राप्त किया था और अब अगले साल इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। और जहां एक तरफ HAL का ये LUH प्रोग्राम बहुत तेजी से अपनी फाइनल कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स के जॉइंट वेंचर का कैमॉफ के 226T हेलीकॉप्टर्स वाला प्रोग्राम 3 सालों से अपनी एक ही जगह पर अटका हुआ है। और HAL चेयरमैन R माधवन के मुताबिक इस कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स वाली प्रोग्राम में इंडिजीनियस कंटेंट लेवल को लेकर बातचीत अटक गई है, क्योंकि HAL चाहती है कि इस परियोजना में कम से कम 70% इंडिजीनियस कंटेंट शामिल रहे और अब भारतीय रक्षा मंत्रालय का ही इस पर अंतिम फैसला होगा। बाकी इसके टेक्निकल एवल्यूएशन को लेकर सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और जो इंडिजीनियस कंटेंट लेवल को लेकर बातचीत अटकी हुई है, अगर ये पूरी हो जाती है तो फिर ये परियोजना आगे बढ़ेगी, जिसके बाद प्राइस बिड ओपन की जाएगी और HAL इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड के फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा रिटायर्ड का कहना है कि लद्दाख में LAC पर जो हालात हैं उनकी तुलना कारगिल के हालातों से किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है और साथ ही उनके मुताबिक फिंगर 4 के कब्जे से चाइना को कोई भी प्रमुख टैक्टिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये बात खास करके इसलिए की थी क्योंकि कई लोगों द्वारा LAC पर जो हालात है उसका कंपैरिजन कारगिल के हालातों से किया जा रहा था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा रिटायर्ड के मुताबिक LAC के हालात का कारगिल से कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है और चाइनीज आर्मी द्वारा 60 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले दावों पर उनका कहना था कि ये सच नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस बार का जो विवाद है वो चुमार, देपसांग और डोकलाम में हुए विवाद से अलग है, क्योंकि पहले के विवाद स्थानीय तौर पर हुए थे, लेकिन इस बार का विवाद मल्टीपल पॉइंट्स पर हुआ है। जैसे कि चुमार में उन्होंने रोड बनाने की कोशिश की थी, देपसांग में उन्होंने अपने क्षेत्र में टेंट्स गाड़े थे और वहीं डोकलाम के समय भी उन्होंने रोड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले के सारे विवाद बातचीत के जरिए हल कर लिए गए थे। लेकिन इस बार चाइना के इंटेंशंस और डिमांड्स क्या हैं इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है और उनका ये भी कहना था कि इस तरह की मेजर क्राइसिस 2 या 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि इस तरह का मिलिट्री मूव कुछ और नहीं बल्कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने अपने 40 सालों के शानदार करियर के दौरान नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स दोनों ही जगहों पर अपनी सर्विस दी है और जब सितंबर 2016 में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब वे उस समय इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के GOC इन C के तौर पर नियुक्त थे। द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का कहना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल्स जो कि लॉकडाउन के दौरान लिमिटेड ट्रांसपोर्ट की वजह से अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, अब वे वापस अपनी यूनिट्स में जाने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा केवल एक बार के लिए होगी, जो कि 1 महीने के लिए 10 जून से 10 जुलाई तक वैलिड होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि सारे मिलिट्री पर्सनल्स अपनी टिकट की बुकिंग ऑथोराइज एजेंट्स या फिर ऑथोराइज एयरलाइन वेबसाइट से ही करें। और बाकी इसके अलावा पैंडेमिक के चलते इंडियन आर्मी अपने पर्सनल्स के लिए एनुअल मेडिकल एग्जाम को भी सस्पेंड कर सकती है और ये तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें कि 2019 के आसपास तक सर्विस पर्सनल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी भी एयरलाइन द्वारा अपने एंटाइटल्ड क्लास के अनुसार यात्रा कर सकते थे, लेकिन फिर तत्कालीन UPA सरकार ने बाद में उनके लिए केवल एयर इंडिया की यात्रा करना अनिवार्य किया। यानी कि फिर ये कहा गया था कि सारे सर्विस पर्सनल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केवल एयर इंडिया की फ्लाइट से ही यात्रा करेंगे। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।